बच्चों, आज हम नए चैप्टर 6 वैश्वीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। वैश्वीकरण की प्रक्रिया विश्व के लिए नई नहीं है। वर्ष 1870 से 1914 के दौरान भी एक ऐसा ही दौर देखने में आया था। तब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से विश्व अर्थव्यवस्था आज की तरह ही संगठित हुई थी। जैसे वर्तमान में कोई भी अर्थव्यवस्था बंद या क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है। प्रत्येक देश का अन्य देशों के साथ भी व्यापार होता है। ऐसा ही तब भी होता था। दो देशों के बीच में वस्तु, पूंजी और श्रम के आवागमन पर रोक नहीं थी। औद्योगिकरण हो रहा था। भाप के इंजन, रेल और तार के विकास के साथ साथ संचार और यातायात का डेवलपमेंट हो रहा था। उद्योगों में नई नई प्रबंध और उत्पादन तकनीकियां अपनाई जा रही थी। आज के अमेरिकी प्रभुत्व के समान उस समय विश्व की अर्थव्यवस्था पर ब्रिटेन का बोलबाला था। बहुत सारे देश ब्रिटेन के उपनिवेश थे, जिनमें से भारत भी एक था। आप सभी जानते हैं कि लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों यानी ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर शासन किया। वे यहाँ आए तो व्यापार करने के उद्देश्य से थे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ की संपदा को देखते हुए उन्होंने यहाँ पर शासन करना शुरू कर दिया। 200 वर्षों की गुलामी के लंबे समय पर ब्रिटिशर्स ने हम भारतीयों का बहुत शोषण किया। यह शोषण राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक सभी रूपों में हुआ। भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत ही अधिक दयनीय थी और जब हमें आज़ादी मिली तो भारत ने डरते हुए संरक्षणवादी प्रणाली को अपनाया, क्योंकि कहा भी जाता है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। उसे लगा कि व्यापार के कारण ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए और हमारे शासक बन बैठे, इसलिए उसने वैश्वीकरण की नीति को छोड़कर संरक्षणवादी नीति को अपनाने पर ज़्यादा जोर दिया। भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई और योजना आयोग के माध्यम से विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा देश में आर्थिक विकास या आर्थिक गतिविधियां होने लगी। इतना सब होने के बावजूद 1980 के दशक के अंतिम जो वर्ष थे, उसमें सरकार का जो व्यय था वो उसकी आय से बहुत ज़्यादा हो गया, जो कि भारत की धारक क्षमता से बहुत अधिक माना जाने लगा। तो आवश्यक वस्तुओं की जो कीमतें थीं वो तेज़ी से बढ़ने लगी। मुद्रास्फीति की स्थिति अर्थव्यवस्था में आ गई। डिमांड ज़्यादा थी और प्रोडक्शन कम था, जिसकी वजह से ज़्यादा मात्रा में आयात होने लगे और निर्यात कम हो गए। इसके साथ साथ देखा जा रहा था कि पेट्रोल की कीमतें भी लगातार बढ़ रही थी। इन सब का मिला जुला जो असर था वो भारत पर बहुत अधिक मात्रा में पड़ा और भारत गहरे आर्थिक संकट से जूझने लगा। तब एक नई आर्थिक नीति की आवश्यकता महसूस हुई, या दूसरे शब्दों में कहें तो आर्थिक सुधारों की आवश्यकता महसूस हुई। और 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अपनाया गया। यह पॉलिसी एलपीजी पॉलिसी या यू टर्न पॉलिसी के नाम से भी जानी जाती है। यू टर्न पॉलिसी का तात्पर्य क्या हुआ कि हम जिस रास्ते पे चल रहे थे, हमने भारत ने संरक्षणवादी नीति को अपनाया था। वह उद्योगों को और आर्थिक गतिविधियों को सरकारी संरक्षण में रखती थी। बहुत सारे नियम, लाइसेंस, कोटा इत्यादि के आधार पर व्यापार या ट्रेडिंग की जाती थी। तो ये पॉलिसी जब से भारत स्वतंत्र हुआ तब से लेकर 1990 तक चली आ रही थी, लेकिन इसका हमें वांछनीय प्रभाव देखने को नहीं मिला। इतना सब होने के बावजूद देश गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहा था। तो फिर सरकार ने उस नीति को एकदम से पलट दिया, एक नया रूट लिया। इसी कारण से इस नई इकोनॉमिक पॉलिसी को यू टर्न पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। इस पॉलिसी में को हम एलपीजी पॉलिसी भी कहते हैं। एलपीजी का तात्पर्य हुआ, एल स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, पी स्टैंड्स फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड जी स्टैंड्स फॉर ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इन तीनों की नीति को अपनाया गया। इस एलपीजी पॉलिसी के साथ साथ के बारे में डिटेल में चर्चा करने से पहले हमें यह जान लेना ज़रूरी है कि आर्थिक सुधार के उद्देश्य क्या थे या ये आर्थिक सुधार क्यों किए गए। अब हम इन आर्थिक सुधारों के उद्देश्यों की चर्चा करेंगे।
नई आर्थिक नीति 1991 के उद्देश्य। पहला, उत्पादन इकाइयों की कार्यकुशलता एवं उत्पादकता स्तर में सुधार लाना। जो भी हमारी प्रोडक्टिव यूनिट्स थी उसकी कार्यकुशलता को इम्प्रूव करना, वहाँ पर लॉस कम होना, ठीक है, उसकी कार्यकुशलता, उसकी वर्किंग परफॉर्मेंस जो है उसको बेहतर करना और उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, पहला उद्देश्य। दूसरा, उत्पादन इकाइयों की प्रतियोगी क्षमता को बढ़ाना। जितनी भी प्रोडक्टिव यूनिट्स हैं उनमें आपस में एक हेल्दी कंपटीशन का माहौल तैयार करना, क्योंकि प्रतियोगिता के द्वारा, अगर प्रतियोगिता भी गला काट प्रतियोगिता नहीं, हेल्दी, ठीक है, अगर ऐसी प्रतियोगिता होती है तो निश्चित रूप से सभी उत्पादक इकाइयों का विकास होता है। अगला, विदेशी विनियोग एवं तकनीक का अधिक से अधिक प्रयोग करना। फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी कि विदेशों से पूंजी का देश के अंदर इस्तेमाल करना, विदेशी पूंजी को अपने देश में लगाना और अपने देश की पूंजी को विदेशों में लगाना। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना ताकि देश में जो पूंजी की कमी है भारत में, उसकी पूर्ति हम विदेशी या फॉरेन इन्वेस्टमेंट से कर सकें। उसके साथ साथ फॉरेन टेक्नोलॉजी को भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने देश में लाना, जिससे कि प्रोडक्शन को हम और ज़्यादा बढ़ा सकें। अगला, आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना। जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो रेट है, जो दर है, उसे बढ़ाना। अगर हम इस वर्ष मान लो 2% की गति से विकास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से अगले वर्ष 3% या 4% हो। उस ग्रोथ में वो जो रेट है आर्थिक विकास की, उसमें निरंतर प्रगति होनी चाहिए। आर्थिक विकास हेतु विश्वव्यापी संसाधनों का प्रयोग करना। वर्ल्ड वाइड जो रिसोर्सेज हैं, मान लीजिए मेरे यहाँ, हमारे देश में किसी संसाधन की कमी है और अगर दूसरे देश में या अन्य देशों में वह संसाधन प्रचुर मात्रा में है तो हमें उन संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए और मेरे यहाँ जो प्रचुर संसाधन है उन संसाधनों का उपयोग हमें दूसरे देशों को मदद करने के लिए करना चाहिए। तो इस तरीके से विश्वव्यापी या वर्ल्ड वाइड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हम जो रिसोर्सेज की जो क्राइसिस होती है या जो रिसोर्सेज हमारे पास कम होते हैं, उस समस्या का समाधान हमको मिल सकता है। वित्तीय क्षेत्र में सुधार लाना ताकि यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को प्रभावशाली ढंग से पूरा कर सके। फाइनेंशियल सेक्टर ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है, जिसके बारे में हमने पूर्व के अध्याय, हमारी वित्तीय संस्थाएं, इसमें हमने डिटेल में चर्चा भी की थी कि कोई भी देश बिना फाइनेंस के विकास नहीं कर सकता और भारत में जो है वित्तीय जो संसाधन है वह कम है। तो ऐसे में वित्तीय संसाधन या वित्तीय क्षेत्र का विकास करके हम अपने देश की जो आर्थिक ज़रूरतें हैं उन्हें हम पूरा कर सकते हैं। सार्वजनिक उपक्रमों के कार्य निष्पादन में सुधार। जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस हैं उनकी परफॉर्मेंस पर ध्यान देना ताकि वहाँ पर कार्यकुशलता में वृद्धि हो सके और वह जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस हैं जो लॉस पे चल रहे हैं वह लॉस की जगह प्रॉफिट अर्न कर सकें। अर्थव्यवस्था के स्वरूप को उदारीकृत बनाना। अर्थव्यवस्था के स्वरूप को उदारीकृत बनाने से तात्पर्य है कि जो सरकार के द्वारा संरक्षणवादी नीति अपनाई गई थी उसमें लाइसेंस, कोटा इत्यादि पॉलिसीज़ को अपनाया गया था। इन पॉलिसीज़ को उदार करना, जहां ज़रूरत नहीं है या अनावश्यक रूप से लाइसेंस और कोटा को हटाना, इसे ही उदारीकृत व्यवस्था या उदारीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। सरकार के द्वारा 1991 में इस उदारीकरण की पॉलिसी को अपनाया गया। राजकोषीय अनुशासन कायम करना। राजकोषीय अनुशासन से तात्पर्य है कि सरकार के जो सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय में समन्वय होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आय बहुत कम हो और व्यय बहुत ज़्यादा। प्रायः व्यय ज़्यादा होने की स्थिति में देश को वित्तीय संस्थानों से, विदेशों से, वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ता है, जिस पर भारी ब्याज चुकाना होता है।
इसका भार वस्तुतः देश की अर्थव्यवस्था पर ही पड़ता है। इसलिए इस राजकोषीय अनुशासन को कायम करना भी एक नई आर्थिक नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य था। सरकार के आय और व्यय में समन्वय करके हम राजकोषीय अनुशासन कायम कर सकते हैं।